Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 23 of Statistics and Probability Theory course. In last class, we started our discussion with uniform distribution. हमने uniform distribution को continue किया था. Actually, we just refreshed के what is a uniform distribution. It's a sort of rectangular distribution, if you remember, या आपको just remind करवाने के लिए. और ऐसी rectangle है जिसका कि area 1 है. उसकी जो एक side है that was equal to b minus a, उसकी length है, और जो उसकी height है that is 1 over b minus a. Then we calculate its two expected values or moments, जिसको हमने नाम दिया था, by mu calculate किया था और sigma square हमने calculate किया था. Mu was simple arithmetic mean of those 2 points, 2 endpoints a plus b by 2 का, and जो sigma square था that was actually b minus a whole square divided by 12. So this is what we did about uniform distribution in the last class. Then we started a normal distribution. Normal distribution, जैसा कि हमने कल देखा था कि it is a sort of a bell-shaped curve, जिसको कि जिसकी properties हैं कुछ, but its area under the curve is 1. और हमने जो mathematical चीज़ें इसके लिए की थी, I will just refresh those properties as well in a moment, but just जो दो properties हमने इसकी की थी prove, वो मैं ज़रा revise करना चाहूँगा आपके सामने कि हमने basically what we did कि f of x was actually equal to 1 over 2 pi square root into sigma e to the minus 1 by 2 x minus mu over sigma whole square divided by 2 was the expression of normal distribution. और इस के साथ साथ हमने ये देखा कि जो its mean was mu and its variance was sigma square, which we proved mathematically by finding this expression, expected value of x and expected value of x minus mu whole squared. तो ये चीज़ें हमने इसमें देखी थी. We'll continue our discussion on this normal distribution today and maybe in the next class as well. Since its जो importance है to the applications, यानी इसकी applications बहुत हैं normal distribution की. Normal distribution जो है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया कि एनी रैंडमली पिक्ड डाटा, कोई भी आप रैंडमली डाटा उठा लें, जैसे कुछ लोग एक क्लास में इकट्ठे होते हैं, तो इफ़ वी मेक अ फेयर पेपर, तो उसके ऊपर जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बनती है दैट इज जनरली यूनिफॉर्म, दैट इज जनरली अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. वी कैन नॉट हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के जितने लोगों ने ए ग्रेड दिया है उतने ही फेल हो रहे हैं, उतने ही लोगों का ए ग्रेड बी ग्रेड है, उतने ही लोग सी ग्रेड में हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. हमेशा देयर विल बी अ वेरी फ्यू जो कि टॉप कर रहे होते हैं, देयर विल बी अ वेरी फ्यू जो कि फेल हो रहे होते हैं, एंड मेजॉरिटी जो है दैट लाइज क्लोजर टू द मीन. वेल, और यही सिस्टम जो है बेसिकली, अगर आपने कभी रिलेटिव मार्किंग के बारे में सुना हो तो दैट सिस्टम आल्सो इज अडॉप्टेड फॉर मार्किंग और ग्रेडिंग, जिसमें कि रिलेटिव ग्रेड्स असाइन किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ
असाइनिंग एब्सोल्यूट ग्रेड्स जो कि परसेंटेज पे डायरेक्टली असाइन कर दिए जाते हैं कि इफ़ यू अचीव 50% you are pass. You get a D grade and you are pass. You achieve 90, you get A plus. You get 70, you get a B. And so on and so forth, etc. तो this is what जो कि एब्सोल्यूट स्केल में होता है. बट रिलेटिव स्केल में you don't know initially कि आपका किस परसेंटेज पे जाके A मिलेगा, किस परसेंटेज पे जाके आपको C मिलेगा और B मिलेगा और व्हाट विल बी द F. उसमें नॉर्मली जो क्राइटेरिया होता है कि फर्स्ट वी मेक अ रिजल्ट, हम रिजल्ट लेते हैं, उसके बाद उसका मीन कैलकुलेट करते हैं एंड देन वी सी व्हाट इज इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, यानी वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, उससे उसका स्क्वायर रूट लेके हम उसका सिग्मा कैलकुलेट करते हैं. और जो मेजॉरिटी है जो कि विद इन प्लस माइनस सिग्मा, जहाँ के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमने कल जिक्र किया था इन प्रीवियस क्लास कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मेजॉरिटी को वी असाइन बी ग्रेड और वी कैन हैव बी माइनस वगैरह और इस तरह से. एंड जो उससे 1.5 सिग्मा से ज़्यादा होते हैं उनको हम ए ग्रेड असाइन करते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वट एवर क्राइटेरिया वी कैन मेक अबाउट दिस एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रेडिंग. तो रिलेटिव ग्रेडिंग में यू डोंट नो कि आप 90 स्कोर करके भी ए ले लें या आप 60 स्कोर करके भी ए ले लें, और इट कैन बी आइदर वे एज वेल कि यू कैन फेल इवन एट 80 एंड यू कैन गेट एन ए एट 50 में भी. दैट डिपेंड्स ऑन द क्लास परफॉर्मेंस कि क्लास ने किस तरह से परफॉर्म किया. तो उससे बेसिकली व्हाट हैपन्स कि अगर कोई पेपर मुश्किल आ गया एंड द क्लास हैज़ नॉट इज़ नॉट ऑफ दैट लेवल, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कवर हो जाती है, नॉट बिकॉज ऑफ कि वो सब लोगों ने वो चीज़ें नहीं देखी थी और वो या पेपर इतना मुश्किल बना दिया गया कि वो कोई भी बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर सका. तो इट मीन्स कि दे विल बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ ग्रेडिंग कि उनके मार्क्स जो हैं वो बहुत कम आ रहे हैं. सो इसी तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो इसकी नेचुरल फिनोमिना में जो हम नॉइज़ जिसकी बात करते हैं, जो कि इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़, तो दैट इज़ बेसिकली हैज़ अ वर्ड गॉसियन नॉइज़, यानी उसमें हर जो फ्रीक्वेंसी है उसका नॉइज़ अवेलेबल होता है एंड उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ अ गॉसियन नंबर. Similarly, if you program your number, आपने शायद देखा हो कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, उसमें भी इफ आई हैव दैट इंटरेक्टिव क्लास, तो मैं मल्टीपल लोगों से पूछूं, फॉर एग्जांपल यू स्पीक अ नंबर बिटवीन 1 and 100 और वो रेंडमली नंबर कोई बोलते रहें एंड देन आई विल सी कि ये जो नंबर हैं ये भी एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे. द सेम थिंग हैपन्स इन जो रैंडम नंबर जनरेटर आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में काम कर रहा होता है. इफ़ यू यूज सी, तो रैंड या मैटलैब में सच फंक्शंस आर देयर जो कि आपको रैंडम नंबर्स जो हैं वो जनरेट करते हैं. अगर आप उन रैंडम नंबर्स को पिक करके यू ट्राई टू फिट देम इनटू अ कर्व, तो वो भी एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी. तो जनरली कहने का मतलब ये है कि वी हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं. जैसे मतलब इसी तरह से प्रोडक्शन, किसी भी कंपनी की प्रोडक्शन है जिसमें हम कहते हैं कि जो प्रोडक्शन है दैट इज़ दिस मच इज़ डिफेक्टिव, दिस मच इज़ नॉट डिफेक्टिव. तो हम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं उसकी फाइंड करते हैं. अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही हैं तो हम उनकी प्रोबेबिलिटीज़ यूजिंग दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं कि दिस मच परसेंटेज जो है दैट कैन बी डिफेक्टिव और इसके चांसेस ये हो सकते हैं.
So let's continue our discussion on this normal distribution. If you remember, हमने जो expression लिखा था that was this expression, जिसमें square root जो था that was over 2 pi only. ये sigma जो है that is not in the square root. 1 over 2 pi square root sigma e to the minus 1 over 2 sigma square x minus mu whole square for x ranging from minus infinity to plus infinity. Mean of this distribution was mu, while its variance is sigma squared. Constant factor this sigma into 2 pi square root या 2 pi square root sigma जो है that makes area under the Gaussian और नॉर्मल कर्व इक्वल टू 1. यानी ये जो पार्ट है इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट ये 2 पाई ओवर सिग्मा 2 पाई सिग्मा स्क्वायर रूट. तो दिस विल देन कैंसल्ड. अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं इस पार्ट को तो दिस विल देन बी कैंसल्ड विद दिस और एरिया अंडर द कर्व विल बी 1. एंड दैट मेक्स इट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देन. And the curve is symmetric with respect to the axis defined by x is equal to mu. ये भी चीज़ हमने कल बात की थी कि if this is that bell shaped curve और ये वो axis है that is defined by x is equal to mu, तो जो curve है that will be symmetric. यानी both sides पे आप जितना अगर इस तरह डिस्टेंस इस तरफ जाते हैं या इस तरह डिस्टेंस इस तरफ जाते हैं यू विल गेट द सेम हाइट. तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय द सिमेट्री ऑफ दिस कर्व. यानी इसके अबाउट ये जो कर्व है अबाउट दिस एक्सिस दैट विल बी सिमेट्रिक. सिमिलरली स्मॉलर द सिग्मा, narrower is the curve, that is the function goes to 0 very fast. अब ये basically if I have this curve like this and we have this as sigma, तो अगर sigma जो है वो large है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है दैट शुड रिमेन एट सिग्मा. यानी म्यू प्लस सिग्मा पे ही रहना है. तो इसका मतलब है कि द कर्व जो है दैट विल बी फ्लैटेंड अ बिट. अगर सिग्मा जो है वो दैट इज गेटिंग लार्ज और अगर सिग्मा स्मॉल हो रहा है तो कर्व जो है दैट विल बिकम मोर शार्पर. लाइक दिस माइट हैव सिग्मा 1, this is has sigma 2 and this has sigma 3. यानी तीनों कर्व्स का मीन जो है वो सेम है बट दे हैव डिफरेंट सिग्मास. तो अगर सिग्मा 1 जो है वो स्मॉलर है तो ये कर्व जो है दैट विल बी लाइक नैरोअर कर्व, और अगर सिग्मा जो है वो लार्जर है तो इट विल हैव अ फ्लैटर टाइप ऑफ बिहेवियर. अगर ऑब्वियसली सिग्मा हम इन्फिनिटी कर देंगे तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी. यू कैन ट्राई दिस कि अगर हम सिग्मा को इनफाइनाइट कर दें तो यानी सिग्मा टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो व्हाट डू वी गेट इन दिस जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है. यू कैन यूज जो एल हॉपिटल रूल है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को आप यूज करके you can find it out कि इसको हम कैसे evaluate कर सकते हैं and what will be the limiting value. Similarly, we also said कि the curve has its point of inflection at x is equal to plus minus mu plus minus sigma. यानी जो पॉइंट इससे डिफाइन करते हैं हम x प्लस माइनस म्यू सिग्मा से, दैट इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमने ये देखा था कि इट इज़ अ पॉइंट वेयर द कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है दैट क्रॉसेस द कर्व.
यानी इससे पहले अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो कर्व जो है वो अगर कनकेव है तो इसके बाद, इस पॉइंट के बाद टेंजेंट के लिए कर्व जो है वो कन्वेक्स होगी, यानी इफ इट इज डाउनवर्ड इसकी शेप है यूं, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद इट विल हैव दिस टाइप ऑफ शेप. तो दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज. उसके बाद वी कंटिन्यू, ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी. वी कंटिन्यू इन द सेम फैशन. बेसिकली जो एक नॉर्मल कर्व है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ नॉर्मल कर्व and this is the point mu plus sigma, and this is a point, this is mu minus sigma, this is mu x है, तो ये सारे पॉइंट x के ऊपर हैं. ये जो एरिया है इसके अंदर 68% of the population will lie between these plus minus sigma area. यानी मेजॉरिटी जो है that is closer to the mean, यानी एवरेज के करीब होने की प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की ज्यादा होती है, and which is also in the case of normal distribution as well. Similarly, if we increase our interval to 2 sigma, plus minus 2 sigma पे हम चले जाएं, तो जो population उसके अंदर आती है, या probability of being that variable in 95% of the values, that is 95.5%. और अगर हम 3 sigma पे चले जाएं, तो ऑलमोस्ट 100%, यानी 99.7% जो पॉपुलेशन है दैट इज विद इन दैट इंटरवल. तो एक्चुअली इट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बट इट्स सिग्निफिकेंस जो है वो 3 सिग्मा के बाद इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. यानी 3 सिग्मा के बाद ऑन बोथ साइड्स cumulatively it only has 0.3% of the population which is outside 3 sigmas. यानी और कर्व चूंकि सिमेट्रिक है तो 1.5% ऑन पॉजिटिव एक्सिस होगा और 1.5% इन नेगेटिव होगा, नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में. सो दिस इज समथिंग जो कि हमें बताती है कि जो मेजॉरिटी है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, और इसको इवेल्युएट करने के लिए हम ओनली सिग्निफिकेंट वैल्यूज तक जाते हैं. दैट मीन्स कि इसको हम ज़रा किसी और तरह से देखें तो सिग्मा प्लस माइनस 1.6 अदर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग रैंडम वेरिएबल बिटवीन दिस प्लस माइनस, यानी जो म्यू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा है, इसके अंदर लाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज ऑलमोस्ट 95%. सिमिलरली इफ वी इंक्रीज दिस वैल्यू टू 2.58 सिग्मा तो हम 99% पे पॉपुलेशन को हम पकड़ लेते हैं. And if we reach this 3.29 sigma, तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी जो है वो 99.99% है. यानी 3.29 सिग्मा के बाद तो बिल्कुल ही 0.05% जो पॉपुलेशन है दैट एग्जिस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द कर्व. तो एट द मोस्ट आप ज्यादा से ज्यादा 3.3 सिग्मा तक जा सकते हैं. उसके बाद व्हाट यू विल गेट इज समथिंग जो कि बहुत ही स्मॉल वैल्यूज होंगी, बड़ी स्मॉल प्रोबेबिलिटीज होंगी, ऑलमोस्ट 0 प्रोबेबिलिटीज होंगी जो कि आपको इसके बाद मिलेंगी. सो दैट्स व्हाट वी बेसिकली हैव अबाउट
वी नो अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम यानी क्या हमें डाटा के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। यानी जस्ट टू समराइज इट अगेन, अगर हमारे पास हम ये कहें कि डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 60 हम ये कहेंगे कि 68% ऑफ द पॉपुलेशन लाइज विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, और जो 95.5% है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस के विद इन रहती है, और जो 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस के दरमियान तकरीबन 99.7% पॉपुलेशन जो है दैट लाइज उस डाटा की विद इन 3 सिग्मास ऑन आइदर साइड्स ऑफ म्यू। तो दिस इज एक्चुअली वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन, जो कि हमें ये बताती है कि मेजॉरिटी जो है दैट इज क्लोजर टू द मीन। अब हम चाहे सिग्मा बड़ा हो छोटा हो, यानी वेरिएंस ज्यादा हो या कम हो, जो पॉपुलेशन है उसकी परसेंटेज सेम रहेगी। दैट विल ओनली टेल के जो कर्व है वो तेजी से नीचे आ रही है या इट इज अ फ्लैट कर्व। म्यू जो है वो ये बता रही है हमें कि व्हाट इज द मीन और पॉपुलेशन किसके करीब होगी। सिग्मा जो है वो दैट इज टेलिंग अस अबाउट द स्प्रेड, जो कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि डिस्पर्शन ऑफ द डाटा जो है वो हम वेरिएंस से, सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो हम मेजर करते हैं मीन से, और जो इसकी जो वेरिएंस है, स्प्रेड है, डेटा है, वो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशंस की मदद से हम देखते हैं। सो एक और कॉन्सेप्ट जिसको कि हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, इट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन इक्वल टू 0 एंड वेरिएंस 1 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन को, यानी इफ म्यू इज 0 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट बिकम्स स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट एज वी सेड n x, और इट वाज म्यू एंड सिग्मा। तो 1/2 पाई स्क्वायर रूट सिग्मा 1 था तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो दिस टाइप ऑफ जो होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। एनी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि हम n ऑफ x म्यू सिग्मा लिखते हैं, विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1/2 पाई सिग्मा e टू द माइनस 1/2 x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा होल स्क्वायर्ड, को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल की फॉर्म में लिख सकते हैं। इफ वी से कि जो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा है इसको हम z से रिप्लेस करते हैं, तो दिस जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इफ वी टेक वेरिएंस इक्वल टू 1, तो ये दिस इज बेसिकली रिड्यूस टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी यहाँ पे इट विल बी दिस z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और जनरली जब हम इसको चूंकि इंटीग्रेशन के अंदर यूज कर रहे होते हैं तो जो dz है उसमें जो सिग्मा है दैट कैंसल्स दिस सिग्मा एज वेल, सो वी गेट दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देती है। सो व्हाट वी डू, क्या हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको नॉर्मली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ले आते हैं। हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लेके आते हैं। विल सी कि हम प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसमें हम इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे।
सो अभी हम बेसिकली एक जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था इन आवर लास्ट क्लास के मैक्सिमा ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होता है. इट वाज बेसिकली मैक्सिमा लाइज एट x इज इक्वल टू म्यू, बट हाउ डू वी नो दैट? लेट्स प्रूव दैट. सो आवर f of x जो था दैट वाज इक्वल टू 1 over 2 pi square root sigma e to the minus 1 by 2 x minus mu divided by sigma whole square. हमें ये पता है कि एट मैक्सिमा और एनी मैक्सिमा और मिनिमा या एक्सट्रीमा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू 0, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट मैक्सिमा और मिनिमा इज 0, यानी टेंजेंट्स जो हैं वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होते हैं. बिकॉज वी हैव आइदर दिस पीक और दिस पीक, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी. तो हम ये वाली कंडीशंस जो हैं वो फाइंड करते हैं. f प्राइम ऑफ x जो है दैट इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, यानी हमने इसको डिफरेंशिएट करना है. दिस फैक्टर ऑफ 1 over 2 pi sigma विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द डेरिवेटिव, जबकि ये जो वैल्यू है e टू द x का जो डेरिवेटिव है दैट इज अगेन e टू द x. ये एज इट इज ही रहेगा और वी हैव डेरिवेटिव इस फंक्शन का जो कि इससे मल्टीप्लाई होगा. तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस वैल्यू का डेरिवेटिव जो होगा दैट विल बी -1 by 2 इंटू x माइनस म्यू. इसके साथ ये जो पावर है दैट विल बी कमिंग ओवर हियर, और इसका डेरिवेटिव जो है यानी पावर में एक की कमी, पावर यहाँ पे लिखते हैं, पावर की कमी, और इसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई होगा विच इज 1 इन दिस केस. सो दिस गेट्स कैंसल्ड और हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचता है दैट इज नेगेटिव ऑफ 1 over 2 pi square root sigma into x minus mu. ये सिग्मा स्क्वायर लिख देते हैं हम यहाँ पे, और e टू द -1 by 2 x minus mu divided by sigma whole square. So this is basically the first derivative of this function जो कि Gaussian distribution को represent कर रहा है. Now for finding maxima, this f of x has to be equal to 0, यानी ये कंडीशन अप्लाई करेंगे. इसका मतलब है कि ये सारे का सारा फैक्टर जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए. 1 over 2 pi square root sigma square into x minus mu into e to the -1 by 2 x minus mu over sigma whole square is equal to 0. अब ये जो वैल्यूज हैं इनमें से दिस पार्ट कैन नेवर बी 0. कांस्टेंट्स हैं, सिग्मा 1 हो सकता है, इन्फिनिटी तो हो तो सकता है, वेरिएंस इज इन्फिनिटी, तो वो एक नॉर्मल टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन बन सकती है, लेकिन और पाई तो वैसे ही कांस्टेंट है. पहले हम इस फैक्टर को देखते हैं. दिस इज आर डिकेइंग एक्सपोनेंशियल. ये जो e टू दी -x स्क्वायर टाइप की टर्म है, या इसको हम z स्क्वायर टाइप की टर्म कह देते हैं, तो ये एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है विच विल बी 0 एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी जब z टेंड्स टू इन्फिनिटी तो e टू द -z स्क्वायर जो है दैट विल टेंड्स टू 0.
तो हम इन्फिनिटी की वैल्यू में तो इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये फैक्टर जो है दिस कैन नॉट बी ऑफ एनी हेल्प टू अस एज वेल। तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है दैट इज x माइनस म्यू इज इक्वल टू 0, विच मीन्स कि x इज इक्वल टू म्यू हैज एन एक्सट्रीम वैल्यू। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं कि इफ x इज इक्वल टू म्यू पुट कर दें इनटू दिस वैल्यू, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, दिस विल बी 1 e टू द 0 हो जाएगा एंड वी विल हैव 1, और उससे हम वी कैन से कि दिस इज ये जो डेरिवेटिव है वो हो गया। बट वी कैन गो बाय द सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम एज वेल कि बेल शेप कर्व जो है वो नॉर्मली वो इस तरह की होती है, यानी इस कर्व की जो शेप होगी वो ये वाली है। तो इसमें मिनिमा जो है वो तो ये इन्फिनिटीज पे है, प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो जो एक वैल्यू ये वाली है यही मैक्सिमा है विच इज एट x इज इक्वल टू म्यू। सो मैक्सिमा ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज एट x इज इक्वल टू म्यू। नाउ अब हम प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं कि हाउ डू वी सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि ये एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएबल जो होगा दैट विल ऑलवेज बी विद इन सम रेंज। हम किसी एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और ये जो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए की वैल्यूज हैं दे आर अवेलेबल इन टेबल्स। अगेन हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत पेश नहीं आती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द स्टैंडर्ड टेबल्स आर अवेलेबल, उनकी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल्स अवेलेबल हैं, उनको हम उस तरह से यूज़ करते हैं। बट जो ओनली उसमें जो की पॉइंट है कि जो टेबल्स हैं दे आर ओनली फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर हमारे पास जो वैल्यूज हैं दे आर नॉट इन दैट फॉर्म, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में नहीं हैं, तो हमें उनको स्टैंडर्ड नॉर्मल की फॉर्म में लेके आना पड़ता है। बेसिकली दैट इज ओनली शिफ्टिंग ऑफ द डाटा, यानी हम शिफ्ट करते हैं मीन को 1 पे और सिग्मा को हम कंप्रेस या डीकंप्रेस करके वी मेक इट दैट वे। क्योंकि जो शेप ऑफ द कर्व कोई भी हो, पॉपुलेशन के जो स्टैंडर्ड्स हमने देखे थे कि एक्स जो म्यू प्लस माइनस सिग्मा में अगर एक्स जो है वो लाई करता है तो इसका मतलब है कि 68% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी एरिया चेंज नहीं होता। अब सिग्मा की कोई भी वैल्यू हो, म्यू की कोई भी वैल्यू हो, तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी अगर हम इसको 0 और इसको 1 कर दें किसी तरह से, तो वी एक्चुअली आर सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। तो नॉर्मली जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन इसमें देखी थी वो दैट वाज z वाज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा की हम जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट वी अप्लाई ऑन दिस, और उसके बाद हमें जो वैल्यूज मिलती हैं दे आर नॉर्मली फ्रॉम -3.4 से +3.4 तक, और जो टेबल्स हैं दे आर आल्सो दे गिव ऑल दोज वैल्यूज जो कि इन 3.4 से -3.4 से +3.4 तक की रेंज को कवर करती है। यानी these values जो हैं they will give us area under the curve. So the area under the
नॉर्मल कर्व जो है दैट इज गिवन इन योर बुक एज वेल, जो कि टेबल 8.3 उसमें गिवन है. लेट्स लर्न कि हम इस टेबल को रीड कैसे करते हैं. हियर वी हैव दिस, एक्चुअली दिस इज z, ठीक है ना. आपको याद होगा कि हमने जब स्टैंडर्ड नॉर्मल को डिफाइन किया था तो x की बजाय हमने जो z था उसको हमने x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा से रिप्लेस कर दिया था. तो जो भी हमारे पास वैल्यू वेरिएबल होगा उसकी कोई भी वैल्यू हो, हमें मीन और वेरिएंस अगर पता है तो हम z को कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड z जो है दैट विल बी अवेलेबल फॉर ऑल दीज वैल्यूज, यानी 3.4 से -3.4 से प्लस 3.4 तक ये वैल्यूज हैं. और ये 3.40 है तो हम ये वैल्यू देखेंगे, 3.45 है तो ये वैल्यू देखेंगे, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक इन टेबल्स में वैल्यूज गिवन है. इन टेबल्स की अगर आप डिफरेंट जगहों पे देखेंगे तो इनकी डिफरेंट फॉर्मेट्स होंगी, बट असेंशियली जो वैल्यूज हैं दे विल रिमेन सेम. और ये जो -3.4 है, -3.4 इज लाइक समवेयर ओवर हियर, और ये एरिया है फ्रॉम, यानी ये जो वैल्यू है दिस इज एरिया under the normal curve from -infinity to -3.4. अगर हम -3.41 की बात करेंगे तो फिर ये वाली वैल्यू हो जाएगी which is almost same. This value is almost same. देखें यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही. जब हम 3.49 पे पहुंचे हैं तो ये वैल्यू चेंज होती है. यानी अब जो कर्व है वो इतनी स्मूथ चल रही है टुवर्ड्स पैरेलल एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, के फॉर होल रेंज द वैल्यू इज नॉट गेटिंग चेंज्ड. बट इफ वी सी अ लिटिल बिट सिग्निफिकेंट, जहाँ पे -2.3 है, मे बी इट विल बी समवेयर ओवर हियर. अगर ये -2.3 है तो इसमें देखें आप, एट एवरी डेसिमल पॉइंट द वैल्यूज आर गेटिंग चेंज. 0.017 है, 0.0104 है, 0.0102 है, 0.0099 है, 0.0096 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो वैल्यूज जो हैं दे आर गेटिंग चेंज्ड. लेकिन जो हम यानी 2.3 से वी आर गेटिंग टू 2.39, यानी नेगेटिव साइड में है, तो हम इस तरफ बेसिकली मूव कर रहे हैं इसमें, इस टेबल में. तो जो वैल्यू है दैट इज गेटिंग सैचुरेटेड जैसे हो रही होती है कि 0.87 है तो 0.8 यानी 0.0003 का फ़र्क पड़ा है यहाँ पे, जबकि फ़र्क थोड़ा सा तकरीबन ऑलमोस्ट उसी तरह का है, 0.0003 का फ़र्क. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल्स यूजिंग दीज टेबल्स. सबसे पहले हम एक सिंपल प्रॉब्लम करेंगे जिसमें कि वी हैव ओनली, यानी z की वैल्यूज दी हुई. गिवन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड एरिया अंडर द कर्व्स दैट लाइज टू द राइट ऑफ z इज इक्वल टू 1.84, यानी ये इसका a पार्ट ये है, एंड बिटवीन these 2 points, यानी z is equal to -1.97 to 0.86 तक. So basically इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी प्रॉब्लम जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके आप सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए आई विल रिकमेंड कि यू ड्रॉ दिस कर्व फर्स्ट. इफ यू आर एक्सपर्ट, आप बहुत ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन यू मे नॉट नीड दिस कर्व. बट इनिशियली आप इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आप ये कर्व जरूर ड्रा करें. अब हमें पता है कि z इज इक्वल टू 0 ओवर हियर,
1 जो है वो कहीं यहाँ होगा, 2 कहीं यहाँ होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, यानी इस तरह से ये वैल्यूज चलती रहेंगी। अब z is equal to 1.4 is somewhere over here, and we have to find area under the curve that lies to the right of this z is equal to 1.84। यानी अगर ये पॉइंट मैं कह रहा हूं कि दिस इज z is equal to 1.4, तो इसके राइट पे जो एरिया है ये हमने फाइंड करना है। सो जस्ट लेट्स गो बैक टू आवर टेबल अगेन। टेबल हमें क्या बता रहा है? टेबल हमें बता रहा है, ये ऊपर शेप देखें, दिस इज द कर्व, और जिसमें शेडेड एरिया है दैट इज बेसिकली गिवन बाय दीज वैल्यूज। यानी हमें माइनस इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक की वैल्यू मिली हुई होती है, और अगर हमें इस पॉइंट से आगे की वैल्यू देखना होगी तो व्हाट डू यू थिंक वी हैव टू डू? व्हाट इज द एरिया ऑफ द कर्व? एरिया अंडर द कर्व क्या है? बिटवीन एरिया बिटवीन दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस क्या है? सिंस इट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो दिस एरिया शुड बी 1। तो 1 में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें राइट साइड का एरिया मिल जाएगा। अगर हम 1 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे तो हमें ये लेफ्ट साइड से एरिया मिलेगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें z इज इक्वल टू 1.484 पे देखना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली टेबल के इस पार्ट में नहीं है। वी विल सी इट इन बेसिकली दिस पार्ट ऑफ द टेबल। ये उसी टेबल से मैंने कॉपी किए हुए जो बुक के अंदर अवेलेबल हैं। तो वी हैव टू गो टू 1.84, दिस इज 1.8, और इसमें दिस इज 1.80, 81, 82, 83 and 84. So we have this value which is given by 0.9671. So at this point जो एरिया इस पार्ट का है, यानी probability of z less than or equal to 1.84 जो है that is equal to 0.9671. But we have to find area to the right of this. So we can say कि since total area is equal to 1, so area to the right of z is equal to 1.84 is 1 minus is equal to 1 minus 0.9671, which will be equal to 0.92 and 30 point. So this will be the area to the right of this. You can see if there is any calculation mistake, but till this point we are perfect. अब अगर हमने इसका दूसरा पार्ट करना है तो इसके दूसरे पार्ट में व्हाट वी विल डू अगेन, ये कर्व हम ड्रा करेंगे दैट विल एक्चुअली सिंप्लीफाई आवर लाइफ टू ग्रेट एक्सटेंट। बेसिकली हमें z इज इक्वल टू -1.97, मे बी कि ये यहां पे है, and from z and z is equal to 0.86, यानी इन दो
पॉइंट्स के दरमियान एरिया फाइंड करना है, यानी ये वाला जो शेडेड एरिया है दैट वी हैव टू फाइंड। तो इन दिस केस हमें क्या करना होगा कि वी विल हैव टू फाइंड दिस एरिया, यानी ये माइनस इन्फिनिटी से लेके दिस एरिया फाइंड करेंगे, और उसमें से हम माइनस इन्फिनिटी से लेके जो एरिया -1.97 तक है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वी विल गेट दिस एरिया। सो एरिया बिटवीन z is equal to -1.97 to 0.86 is area till z is equal to 0.686 minus area till z is equal to -1.97. Now we go again back to the table and we find these values कि area till 0.86 जो है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और एरिया की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, so that this area जो है that will be equal to 0.86. 0.8 is here, so 0.80, 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85 and 0.86, right? So this area is 0.8051, and now we have to find the area till this point जो कि z is equal to -1.97 तक है, for example यहाँ पे. So we actually don't have it right here, but from symmetry we can find this. एक्चुअली आपकी बुक में तो ये सारी वैल्यूज गिवन हैं, बट सम टेबल्स जो हैं दे डोंट हैव द नेगेटिव वैल्यूज. उसकी वजह ये है कि चूंकि ये कर्व जो है ये सिमेट्रिक है अबाउट मीन एक्सिस, तो हाफ ऑफ द वैल्यूज आर एनफ, रिमेनिंग वैल्यूज जो हैं दे कैन बी कैलकुलेटेड. यानी अगर आप यहां पे वैल्यू ले रहे हैं 0 पे, तो आपको ऑब्वियसली वैल्यू 0.5 मिलेगी, क्योंकि हाफ एरिया इस तरफ है, हाफ एरिया इस तरफ है. इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ वैल्यू एट दिस पॉइंट, तो आपको 0.5 आंसर मिलेगा. और द मोमेंट यू मूव ऑन आइदर साइड ऑफ दिस, जो एरिया आप ट्रेवर्स कर रहे हैं दैट इज सेम इन बोथ मैनर्स, बट यू विल हैव टू मैनिपुलेट इट. अब -1.97 को देखने के लिए अगर हम एरिया यानी -1.97 तक जो एरिया है दैट विल एग्जैक्टली बी द एरिया विच इज आफ्टर 1.97, यानी ये एरिया जो है विच कैन बी फाउंड बाई 1 माइनस दिस P of x less than 1.97. यानी इस एरिया से, यानी जो एरिया इस पॉइंट के लेफ्ट पे है उसको अगर हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो ये एरिया मिल जाएगा, विच विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द एरिया विच इज टू द लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट ऑन सिमेट्रिकली अपोजिट साइड. सो वी कैन यूज द सेम टेबल. 1.97 के लिए हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं विच इज 0.9756. So we have this as 1 minus 0.9756
9756. So this is actually probability of x being less or equal to minus 1.97. So that can be written as 1 minus p of x minus x less than 1.97, जो कि हमने बेसिकली सिमिट्री से कि जितना एरिया इस कर्व के जिस तरह से जो शेप राइट साइड पे है वही शेप लेफ्ट साइड पे है, तो अगर हमारे पास राइट साइड की वैल्यूज हैं तो बाय जस्ट सम इंटेलिजेंट कैलकुलेशंस वी कैन बेसिकली ट्रांसलेट दीज इनटू दिस फॉर्म. तो जो एरिया बेसिकली आफ्टर दिस वैल्यू है वही एरिया बिफोर दिस वैल्यू होगा. तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो वी विल हैव दिस 4 4 2 0 like this. So this is what, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे 0.0244. यू कैन सी अगर हम कंप्लीट टेबल को देखेंगे तो हमें यही वैल्यूज बेसिकली मिलेंगी. सो दिस इज, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो जो वैल्यू वट एवर इज द आंसर दैट विल बी एक्चुअली द एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स. So this can be very simply calculated. So this is basically the way we use these tables. Let's solve another problem just to reinforce what we have learnt by now. So now we have to find the probability of x being less or equal to 2.44. Again, we have this bell-shaped curve. ये 0 है और 1 to 2.4 maybe it's here. So x being less than 2.44 will be this area from minus infinity to this 2.44 maybe, अगर ये वैल्यू है. तो इसको हमने अगर देखना है टेबल में तो वी विल यूज दिस पार्ट ऑफ द टेबल. हियर वी हैव 2.4 और 40, 41, 42, 43 and 44. So we have this value. We can actually write .0, इधर ये z की वैल्यू है, this is 0.00, this is 0.01, this is 0.02, this is 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08 and 0.09. So 0.04 के लिए we have this value which is 0.9927. I hope this is readable. So हम simply यहाँ पे 0.9979 value, rather it's 27. It's 9927. Yeah. So this is the value जो कि हम इसके लिए कर सकते हैं. Similarly, if we have to find the probability of x being less or equal to minus 1.16. So again we have the same problem कि हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हैं. हमने ये देखना है कि 1.16 जो है वो यहाँ पे है. हम ये कहते हैं कि ये एरिया जो है दैट विल बी
exactly equal to this area. यानी ये एरिया, this area is equal to this area because of the symmetry of the curve. इसका मतलब है कि अगर हम ये एरिया फाइंड कर लें तो हमें ये एरिया मिल जाएगा. हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है. अब टोटल एरिया हमारे पास 1 है. अगर हम 1 में से ये जो एरिया टू द लेफ्ट ऑफ दिस पार्ट 1.16 है, अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा. इसका मतलब है कि दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x being less or equal to 1.16. यानी हम पॉजिटिव टेबल को सिर्फ यूज करते हुए we can find this value. So this is equal to 1 minus, now we go back to the table and we try to find 1.16. This is 1.1 here और 0.6 जो है that is right here. So we get 1 minus 0.8770 और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो we will get 0.1230. Similarly, if we have to find the probability of x greater or equal to 1, यानी रैंडम वेरिएबल के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने की प्रोबेबिलिटी है. इट्स नॉट अबाउट द कि प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज इटसेल्फ गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1. सो दिस विल बी अगेन द कर्व और 1 जो है दैट विल बी समवेयर ओवर हियर और हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है. सो दिस विल बी इक्वल टू एक्चुअली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग लेस देन और इक्वल टू 1. सो this will be equal to 1 minus, we'll go back to the table again. This is 1.00 is this value. 0.8413. So this is 0.8413. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो we will get 0.1587. One more problem that if we have to find this probability of x lying between 1 and 1.8. Again, we have this curve. Let's say this is 1 and this is 1.8. तो सिंपली हम क्या करेंगे कि ये टोटल एरिया जो कि 1.8 यानी माइनस इन्फिनिटी से 1.8 तक एरिया देखेंगे, उसमें से टोटल एरिया यानी माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जो एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग लेस और इक्वल टू 1.8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस और इक्वल टू 1. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग लेस और इक्वल टू 1.8 जो है that again we will go back to the tables. This is 1.8 और यहाँ पे है it's 0.9641 ये वैल्यू.
0.9641 माइनस लेस देन इक्वल टू 1 के लिए हमने ये वैल्यू भी देखी है 0.8413 और अगर हम इसको इवेल्युएट करें तो वी गेट 0.1223. So this is the way we use the tables to evaluate the probabilities on normally distributed data. So essentially what we did today was कि हमने अपनी जो डिस्कशन थी ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसको जारी रखा। हमने जो चीज़ें आज सीखी उनमें एक तो ये था कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यानी अगर x जो है दैट इज इक्वल टू म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग इन दैट एरिया इज 68%, यानी मेजॉरिटी जो है दैट लाइज विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। और अगर हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस पे चले जाएं तो दिस पॉपुलेशन जो है दैट गोज टू 95.5%, और अगर हम 3 सिग्मा पे चले जाते हैं तो दिस पॉपुलेशन जो है दैट गोज टू 99.7%। इसी तरह से हमने देखा कि अगर हम 3.29% पे इट्स 99.9% ऑफ द पॉपुलेशन जो है दैट लाइज बिटवीन these 3 सिग्मा वैल्यूज। उसके बाद हमने ये देखा कि जो वैल्यूज हैं, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट लाइज एट इट्स मीन। सिंपल बेसिकली हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसको 0 के इक्वल सेट किया एंड वी ट्राई टू फाइंड के व्हाट आर द वैल्यूज वेयर दिस x जो है वो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस डेरिवेटिव कैन बी 0। तो वो हमने देखा कि दिस मैक्सिमा जो है दैट लाइज एट x इज इक्वल टू म्यू। एंड फाइनली वी ट्राई टू लर्न कि हम जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं जो कि इस पे बेस करती हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। इसेंशियली जो आज हमने किया वो तो था अबाउट हाउ टू यूज द टेबल। उसमें जो हमने चीज़ें देखी कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि टू मेक अ कर्व मेक्स आवर लाइफ वेरी इजी। हम किसी भी पॉइंट के ऊपर जो हमें डेटा मिलता है टेबल से दैट इज द एरिया फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर हमें वही एरिया चाहिए तो वी विल जस्ट राइट दैट वैल्यू, और अगर हमें उसके बाद वाला एरिया चाहिए होता है तो हम इस वैल्यू में से यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x being less or equal to x1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें रिमेनिंग एरिया मिल जाता है। अगर हमें 2 डिफरेंट रेंजेस के दरमियान ये वैल्यूज चाहिए तो यानी दिस इज x1 एंड दिस इज x2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग लेस देन और इक्वल टू x2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग लेस और इक्वल टू x1, इस रिलेशनशिप से वी कैन फाइंड दिस एरिया। एंड इफ वी हैव दैट कि हमारे पास सिर्फ एक हाफ ऑफ द कर्व जो है दैट इज देयर, यानी हमारे पास सिर्फ ये वैल्यूज हैं, तो बाय सिमेट्री वी कैन कैलकुलेट दीज वैल्यूज, क्योंकि हमें ये पता है कि कौन सा एरिया
किसके बराबर है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट अगर सिर्फ ये पार्ट करना है, तो इफ़ वी कैलकुलेट दिस एरिया तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दिस एरिया। अगर हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं तो डजेंट मैटर, वी कैन फाइंड दीज वैल्यूज़ फ्रॉम हियर एज वेल। तो दिस इज what we have done. We will continue our discussion in the next class, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ही प्रॉब्लम्स सॉल्विंग होगी। इसमें जो आज तक हमने प्रॉब्लम्स की, इसमें जो डेटा था दैट वाज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, but in real life or in the problems that you may get in your exams or in real life, जो डेटा जो होगा वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होगा, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये भी हमने आज लेसन सीखा कि व्हाट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएंस है दैट इज 1 और जो म्यू है दैट इज इक्वल टू 0। तो हम नॉर्मली इस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा की मदद से हम किसी भी डेटा को, किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को वी कैन convert to standard normal distribution. So that was all about today's class. We will continue our discussion on normal distribution. Mainly अब हम problem solving ही करेंगे. In the next class we will solve a few more problems using a normal distribution. That will basically conclude our part of probability or probability की distributions का. Until then, until next class, it's Allah Hafiz and goodbye.